हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 12th क्लास का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो हाँ, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, है ना। लाइफ का डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, मतलब हम लाइफ का डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अब लाइफ में जो इतना वेरिएशन है, इतना वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म है, उसका कंजर्वेशन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। वो डाइवर्सिटी क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन बायोडाइवर्सिटी का पहली बार टर्म को दिया, और उसका कंजर्व करना हमारे ह्यूमैनिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, चैप्टर शुरू करने से पहले लाइक बटन में क्लिक कर वीडियो को लाइक करके आप अपना अटेंडेंस दर्ज करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम हियर। इफ़ एन एलियन फ्रॉम एन distinct galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. Even for humans, the rich variety of life living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. ओके, सिंपल सी बात है ना, समझ में आ चुका होगा कि अगर एक एलियन एक दूसरे प्लेनेट से हमारे अर्थ में आएगा तो वो ऑब्वियसली इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को देख करके वो ऑब्वियसली फैसिनेट हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। और हम ह्यूमन बीइंग्स भी जब भी हम देखते हैं तो हम लोग खुद फैसिनेट हो जाते हैं ना। हम लोग खुद जैसे कि कभी भी जू वगैरह जाते हैं तो हम लोग खुद देख के चौंक जाते हैं कि भैया ऐसा कोई जीव होता था बोल के, ठीक है। फिर उसके बाद द कॉमन मैन वुड फाइंड हार्ड टू बिलीव दैट, ठीक है। द कॉमन मैन, यार ये कैसे हो गया, ठीक है। The common man would find hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस। समझ में, मतलब हमारे पूरे अर्थ में 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट है, ठीक है। 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट है और 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स यानी कि टिड्डे या इंसेक्ट है ना, वो वाला 3 लाख स्पीशीज, और 28,000 हम लोग का फिश है और 20,000 हम लोग का ऑर्चेट्स है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके इकोलॉजिस्ट मतलब जो इकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट की जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मतलब जो लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ डेवलप हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो लोग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजिस्ट हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, ये हमारा जो अपना बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन की और बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ करके समझते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वाई दे आर सो मैनी स्पीशीज़, इतनी स्पीशीज़ क्यों हैं, ठीक है। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एक्सिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, है ना। क्या ये पूरा डाइवर्सिटी जो है वो अर्थ के हिस्ट्री में भी पाया जाता था। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट एंड हाउ एंड वाई इज़ दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, अगर आप इकोलॉजी का चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। एसेंबलेंस ऑफ लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम और बायोम्स इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, ठीक है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस, ठीक है। क्या है डाइवर्सिटी, हमारा बायोस्फीयर यानी कि अर्थ जो होता है ये एक बायोस्फीयर है, ठीक है। वुड इट फंक्शन डिफरेंटली इट वाज, अगर ये डाइवर्सिटी इतना सारा ऑर्गेनिज्म कम, इनमें से कुछ कम हो जाता तो क्या अर्थ ऐसे ही फंक्शन करता, या हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दी डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ, और ह्यूमन बींग्स कैसे बेनिफिट होता है। तो वो ऐसा तो इकोलॉजिस्ट समझ में आ रहा है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं सीधा सीधा। तो जो साइंटिस्ट हैं वो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के ही ये जो टर्म को समझते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इन और बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजिनिटी या वेरिएशन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब क्या, अपना बायोस्फीयर इज अर्थ इज बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब क्या, बहुत सारा बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर बनता है। और बायोम्स क्या होता है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बनेगा बायोम, बहुत सारे बायोम मिलकर बनेगा बायोस्फीयर। और
और एक बायोस्फीयर एक अर्थ का एक अर्थ या फिर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझ में। मतलब हमारे बायोस्फीयर यानी कि अर्थ में जो डाइवर्सिटी है, यानी कि क्या है, वेरिएशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़ लेवल में नहीं होता है, वो बल्कि मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल से में भी होता है, यानी कि विद इन सेल में भी होता है। आरबीसी का अलग अलग है, डब्ल्यूसी का अलग अलग है, समझ में। तो ऐसा मतलब ये सेंटेंस ये बोलने का प्रयत्न चाह रहा है कि बायोस्फीयर में जो होता है उसमें डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़ लेवल में या जेनेटिक लेवल में या फिर एनिमल किंगडम लेवल में नहीं होता है, बल्कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल में भी होता है। ओके, ये हो गया। नाउ नाउ हम लोग दूसरा है बायोडाइवर्सिटी का टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और ये आने का चांसेस हाई है। तो यहाँ पे आप उसको याद रखेंगे, एडवर्ड विल्सन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में, बायोडाइवर्सिटी का टर्म जो सबसे पहले कौन पॉपुलराइज किया, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, ठीक है, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले एडवर्ड विल्सन इस्तेमाल किया, ठीक है, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बहुत सारे लेवल में वो डाइवर्सिटी को वो मतलब वेरिएशन या फिर हेट्रोजेनिटी को ऑब्जर्व किया, तो उसको डिफाइन करने के लिए वो बायोडाइवर्सिटी का टर्म यूज़ किया, ठीक है। अब कौन कौन से लेवल में वो किया था, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर देम ऑफ देम आर, ठीक है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पहले देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि जेनेटिक जीनस अ सिंगल स्पीशीज माइट शो अ हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल और ओवर इफ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द different Himalayan ranges might be in terms of potency of the chemical रिसरपाइन। रिसरपाइन जो होता है ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का एक केमिकल है जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब एक एरिया में पाया जाने वाला रोवोल्फिया सरपेंटिना वोमिटोरिया में जो रिसरपाइन केमिकल है उसका जो पोटेंसी यानी कि पावर जो होगा केमिकल, ये जो केमिकल का रिसरपाइन केमिकल का जो पावर होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे कि एक हिमालयन रीजन है, हिमालयन में घरवाल रीजन, हिमालय उत्तराखंड में घरवाल रीजन है, एक देहरादून रीजन है, कोई और रीजन है। तो अलग ये की स्पीशीज़ का प्लांट कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट के अलग अलग जो जगह में पाया जाने वाला प्लांट में ही केमिकल का पोटेंसी में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जेनेटिक एक खुद का एक जेनेटिक लेवल में भी डिफरेंस होता है कि तो यहाँ पे इस एग्जांपल के जरिए हमको ये शो करने का, हमको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है अपने को कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही स्पीशीज़ के अंदर में जो डाइवर्सिटी एक ही जीनस के अंदर में डाइवर्सिटी है वो एक्सप्लेन कर, ठीक है। दूसरा है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारा स्पीशीज़ का पाया जाना उसको बोलेंगे, ठीक है। द डाइवर्सिटी मतलब ये एक ही स्पीशीज़ के अंदर में अलग अलग वेरिएशन की वजह से हो गया। अभी क्या अलग अलग स्पीशीज़ मतलब एक जीनस के अंदर में स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी, ठीक है ना, ये हो गया। द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव मोर नंबर ऑफ एम्फीबियन देन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को एक वेरिएशन में दिखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिकली आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी शोन बाय रोवोल्फिया वोमिटोरिया इन दी पोटेंसी ऑफ द केमिकल रिसरपाइन। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी शोन बाय ग्रेटर एम्फीबियन कंसर्न, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट देन ईस्टर्न घाट, समझ, ये हम लोग हो गया। दूसरा हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, फॉर इंस्टेंट इट इज डेजर्ट इंडिया, ठीक है। अब इकोलॉजिकल बेसिस पे बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। तो इकोसिस्टम लेवल में भी डाइवर्सिटी शो हो रहा है। फॉर इंडिया फॉर इंस्टेंट विद डेजर्ट्स रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स वेटलैंड्स यूस्टेरिस एंड अल्पाइन मेडो हैव ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो इकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से जगह देखते हैं, तो इंडिया में जो होता है स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कैंडिनेविया? स्कैंडिनेविया जो होता है ना, स्कैंडिनेविया मतलब बहुत सारे कंट्री का मतलब एग्लोमेरेशन है, मतलब कम्बिनेशन है, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब कंट्री को ना जो होता है स्कैंडिनेविया बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया।
दूसरा हम लोग का इट हैव टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। तो ये जो डाइवर्सिटी इन नेचर है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक ही स्पीशीज में डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत सारा मतलब सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, एक ही स्पीशीज़ के अंदर में जो डाइवर्सिटी हो रहा है, एक मतलब जीन्स में एक स्पीशीज़, एक ही सिंगल स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ में जीन्स में डाइवर्सिटी हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग केमिकल हो गया। अब बहुत सारा एक जीनस है, उस जीनस में स्पीशीज़ अलग अलग डेवलप हो गए, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजी है तो उसका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, समझ में आया। फिर हम लोग का आता है, फिर ये जो डाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट हैव टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल इन लेस देन 2 सेंचुरीज। मतलब एक सेंचुरी का मतलब 100 ईयर्स एंड 2 सेंचुरीज, मतलब अगर हम लोग ये जो डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं रख रहे हैं, इसका जो यूज़ होता है, यानी कि रिसरपाइन केमिकल पाया जाता है तो उसको जत ख़त्म लोग मतलब मनमानी इस्तेमाल हो रहा है और ख़त्म हो जाता है ना। तो भैया ऐसे यूज़ करेंगे तो भाई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट तो होगा ही होगा। तो लेस देन 2 मिलियन, तो ये डाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया, और अगर हम लोग उसे केयर नहीं कर रहे हैं, मनमानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 200 साल में ख़त्म हो जाएगा, ये बोल रहा है। इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लॉस कंटिन्यू, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर वाइटल फॉर एनवायरमेंटल इशूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, एंड मोर पीपल बिगेन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर सर्वाइवल, ठीक है। तो अभी भाई इसका इंपॉर्टेंस ऐसे इतना है, और स्पीशीज़ पूरा मर रहे हैं, और एक स्पीशीज़ के ऊपर दूसरा स्पीशीज डिपेंडेंट है, तो इसके हिसाब से अर्थ का ही लॉस हो रहा है। तो अभी क्या है, ये जो लॉस हो गया अभी इंटरनेशनल कंसर्न है लोगों के लिए। मतलब इंटरनेशनल कंसर्न का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल विचार चीज़ करने वाला एक वो है, ठीक है, प्रॉब्लम टाइप का मान रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है, हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी आर इन इंडिया, ठीक है। अब हम समझ लिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इससे क्या मतलब है, कहाँ कहाँ होता है। अब है कितना, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो दैट हाउ मेनी स्पीशीज इन ऑल हैव रिकॉर्डेड सो फार, वी नो दैट हाउ मेनी स्पीशीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज देयर आर ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, ठीक है, समझे। मतलब कि पब्लिश रिकॉर्ड है कि कितने कितने स्पीशीज़, मतलब अलग अलग जगह में इंस्पेक्शन होते हैं, तो वहाँ का लोग जो होते हैं वो स्पीशीज़ को मतलब गिन गिन कर रखे गए, तो सारा का जब कम्बिनेशन किया गया तो एक रफ मतलब एक मतलब अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अनुमान लगाया गया है, ऐसा मतलब, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू IUCN मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 2004 के हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज़ इज़ स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। IUCN ये बोलता है कि 1.5 मिलियन के ऊपर है, ठीक है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, ठीक है। इतना है तो डिस्कवर हो चुका है, अभी और भी स्पीशीज़ होंगे, कि हर महीने में नया नया स्पीशीज डिस्कवर हो रहा है। कोई जंगलों में पाया जाता है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ के स्पीशीज़ अगर पूरा का पूरा डिस्कवर हो गया तो इसका और भी हो सकता है। एक्जैक्टली वैल्यू पता नहीं, 1.7 है, 1.5 है, बट IUCN ये बोलता है कि 1.5, तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा, ओके। एस्टिमेट्स, ठीक है, एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम हैव ओनली एजुकेटेड गैसेस, इसका कोई गारंटीड या फिर लॉजिकल प्रूफ नहीं है, बस एक गैस मार रहे हैं, मतलब मैंने तुक्का लगा कर रखे हैं, ठीक है, कि 1.5 मिलियन है। कौन तुक्का लगाया, IUCN तुक्का लगाया। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल रीजन। मतलब टेम्परेट रीजन मतलब जहाँ पे सीजनल वेरिएशंस कम होते हैं, नहीं सॉरी, जहाँ पे सीजनल वेरिएशंस क्या है, कम है, तो वहाँ पे स्पीशीज़ जो है उस वहाँ जो जो मतलब डेटा है नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ का वो कंप्लीट है। ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट होता है वहाँ पे क्या है, वो जो स्पीशीज़ का नंबर है वो कंप्लीट नहीं है। इसका रीज़न क्या है, देखो टेम्परेट में क्या होता है, सीजनल वेरिएशंस कम है, और सीजनल वेरिएशंस कम है, इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा मतलब इवो नहीं हुआ। बट ट्रॉपिकल में क्या होता है कि ट्रॉपिकल टेम्परेचर अलग अलग मतलब है ना, मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेचर क्या है, वेरिएशन होते रहता है। अब अलग अलग वेरिएशन में नया नया स्पीशीज़ पाया, नया नया एवोल्यूशन को फेवर करते गया, है ना, तो इस वजह से ये हो गया। कंसिडरिंग दैट ओवरवेलिंग लार्ज प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज़ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स, biologists make statistical comparison of temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate ratio of other animals and plants to come up with a gross estimate of total number of species, ठीक है। अब जो है इतना पाया गया कि टेम्परेट रीजन में क्या है कि कम्प्लीटली मिल, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है वहाँ का स्पीशीज़ रिचनेस का हमको डेटा एक्यूरेट नहीं है, मतलब बराबर डेटा नहीं मिल पाया।
तो ये दोनों जगह अलग अलग एस्टिमेट हुआ है, और उसके हिसाब से रफ एस्टिमेट साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि 20 से 50 मिलियन होगा। ये जो सेंटेंस का मतलब यही है, ठीक है, कि ये इसका ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन का जो भी हमको पता चला है कि ट्रॉपिकल में कंप्लीट मिल गया, और टेम्परेट में जो अपना नंबर ऑफ स्पीशीज़ का जो हमारा डेटा है वो कंप्लीट इनकम्प्लीट है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इन दोनों का एक्स्ट्रापोलेट, यानी कि क्या लिखा है, एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशियो, दोनों को रेशियो निकाले, दोनों को ऐड किए और बोले कि 20 से 50 मिलियन के अराउंड होगा स्पीशीज़, ठीक है ना। बट मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट में प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज़ टू अबाउट 7 मिलियन, ठीक है। और एक फिर, ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट लोग मिलके बोले कि 20 से 50 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट में एक और अच्छा साइंटिफिक चीज़ बताया कि इतना इतना होगा, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। चलो, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करंट अवेलेबल स्पीशीज इन्वेंटरीज, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और डिटेल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें अभी का जो मेजर मतलब मेन इन्वेंटरी मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्पीशीज़ कितना, नंबर ऑफ फिशीज़ का डॉक्यूमेंट, उसके हिसाब से अबाउट 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड एनिमल्स, मतलब 70% जो भी स्पीशीज़ है 1.5 मिलियन मानो या 7 मिलियन मानो, IUCN के हिसाब से 1.5 मिलियन है, रॉबर्ट में के हिसाब से 7 मिलियन है, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, मतलब उतना नाम उनका पॉपुलर नहीं है, उनके हिसाब से 20 से 50 मिलियन, ठीक है। तो अगर आप तो मानते हैं कि अगर 7 मिलियन स्पीशीज़ है तो 7 मिलियन का 70% क्या है, इन एनिमल्स है, ठीक है ना। और बाकी जो है अपना वेल प्लांट्स लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोसम्स कंप्राइजेस नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल, समझ में। 70% ऑफ एनिमल्स हैं, और बाकी जो है एल्गे, फंगी, जिम्नोसम्स एंड ब्रायोफाइट, ठीक है। बाकी जो 8% है वो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, ये सब है ना, सब होगा, ठीक है। एमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट, ठीक है। अब एनिमल में 70%, अब 70% में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, द नंबर ऑफ फंगल स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ, ठीक है, ठीक है, कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिल्स एंड मैमल्स, ये भी आ सकता है, इसको भी याद रखना कि नंबर ऑफ फंगस जो होता है, फंगस है ना, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और ममेलिया, ये तीनों को कंबाइन करने से जितना बनता है नंबर, उतना हमारा नंबर ऑफ फंगल स्पीशीज, ठीक है। तो दूसरा है इट शुड बी नोटेड दैट दिस एस्टिमेट्स डू नॉट ध्यान देखो यहाँ पढ़ो ना, दिस एस्टिमेट्स दिस एस्टिमेट डो नॉट फिगर और प्रोकैर, मतलब ये एस्टिमेट में जो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में उतना अच्छा डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट आर नाउ श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैर नॉट श्योर देयर माइंड, ठीक है ना, ये हो गया कि बायोलॉजिस्ट प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका भाई कल्टिवेशन वगैरह, मतलब उनको ढूंढना ही मुश्किल होता है माइक्रोस्कोप से, तो कैसे मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं, तो एस्टिमेट में प्रोकैरियोटिक का तो है उतना डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है, उस बारे में डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। 70 स्पीशीज़ का अपना क्या है, अपना एनिमल है, और 22% है एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोसम, ठीक है ना, जिम्नोसम से। फिर फंगस स्पीशीज़ जो इतना ज़्यादा है, उसका कितना ज़्यादा है, उसका एस्टिमेट, उसका ये एक मतलब मुहावरा बता रहे हैं एक, कि कंबाइंड स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियन, ममेलिया एंड रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है, ये भी होगा। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोग्रिक, ये हो गया। द प्रॉब्लम, अब ये जो एस्टिमेट बताया जो भी पढ़े हैं 70% वाला, इसमें फंगस के बारे में, ये मतलब प्रोकैरियोटिक बारे में एस्टिमेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसके बारे में यहाँ लिखा है कि द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर द लेबोरेटरी। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल एंड मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलीनेटिंग स्पीशीज, द डाइवर्सिटी माइट अलोन रन इनटू मिलियन, ठीक है। अगर हम लोग एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिन गिन के पढ़ेंगे ना, तो वो ही मिलियंस में पहुंच जाएगा, तो और उसको कल्टिवेट करना या ढूंढना या खोजना मुश्किल है, इसलिए वो नहीं पता, ठीक है, इसलिए पता नहीं लगा। अब एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसमें सबसे मेन ग्राफ है अपना ये वाला, ठीक है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट, ठीक है। तो ये दो है, ये दोनों मिला कितना, वो 70% है, वो 70% में मेजोरिटी क्या है, अपना इंसेक्ट है, ठीक है। फिर उसके सेकंड नंबर पे अपना फिश है, ठीक है। फिर उसके हम लोग का मॉलस्कन है, नहीं फिश है, फिर मॉलस्कन है, फिर रेप्टाइल्स है, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स आता है, फिर बर्ड्स भी बहुत लार्ज नंबर में है, मैमल्स है, और अदर एनिमल भी इतना कम नंबर में, तो ये स्पीशीज। अब प्लांट में सबसे हाईएस्ट नंबर में आता है फंगस, सेकंड नंबर पे एंजियोस्पर्म्स, थर्ड नंबर पे एल्गे, फोर्थ नंबर पे मॉसेस, फर्न्स, और फिफ्थ नंबर पे लाइकेंस, समझना, इतना रेशियो। फिर हम लोग को दूसरा है कि ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड गई है, मतलब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ
वर्ल्ड का एरिया का सिर्फ ढाई ढाई से भी कम 2.4% है। इट शेयर ग्लोबल स्पीशीज ऑफ इम्प्रेसिव 8.1%। मतलब 2.4% ऑफ एरिया में ही वो 8% ऑफ दी वो 8% क्या है स्पीशीज रिचनेस को शेयर करता है, समझे। That is why our country is one of the 12 mega diversity countries of the world. Nearly 45,000 species of plants and twice the animals that has been recorded from the India. मतलब 45,000 स्पीशीज़ हमारे इंडिया में प्लांट है हमारे इंडिया में, और इसका जो ट्वाइस मतलब 45,000 ट्वाइस एनिमल्स हमारे इंडिया में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नहीं, बहुत सारे फिशेस जो है बहुत सारा, ठीक है, ये मतलब डिस्कवर नहीं हुआ है। ओके, इफ़ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट्स ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। रॉबर्ट में जो कि बोला कि 7 मिलियन हमारा जो नंबर ऑफ फिशेज वो उसके हिसाब से अगर हम मानते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 22% ही डिस्कवर हुआ, रिमेनिंग जो अपना 78% स्पीशीज अनडिस्कवर्ड है, डिस्कवर करना बचा हुआ है, ठीक है। Applying this proportion to India diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh species of plant, 3 lakh species of yet to be discovered and described, ठीक है। How would you ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? Consider the immense, मतलब ये हमारे इंडिया में इतना डिस्कवर है, वर्ल्ड में तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में मात्र 8% ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी है वर्ल्ड का, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 100 में से सिर्फ 8% है, और हमारे एरिया कितना है 2.4% है। वुड बी एवर एबल टू कम्प्लीट यो, ठीक है ना, ये पढ़ लिया हो चुका था। कंसिडरिंग द इमेंस ट्रेंड मैन पावर एंड टैक्स, मैन पावर कौन मैन पावर है, इफ डिस्कवरिंग टैक्सोनोमिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस स्पीशीज थ्रेट द बिकमिंग एक्सटेंट इवन बिफोर वी डिस्कवर दैम। मतलब इतने स्पीशीज़ अनडिस्कवर्ड हैं, हमारे डिस्कवर करने के पहले ही इतने सारे स्पीशीज़ जो है उनका डेथ हो जाएगा, यानी कि उनका जो है ना एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ रनिंग बर्निंग बिफोर वी कैटलॉग्ड देम, ठीक है ना, मतलब समझे कैटलॉग्स मतलब रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस, सो ठीक है, मतलब नेचर का जो लाइब्रेरी है उसका कैटलॉग है, उसको ना हम लोग उसमें डिस्क्राइब, यानी कि कैटलॉग डिस्क्राइब करने के पहले ही वो पूरा एक्सटेंट हो जा रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है ना। अब दूसरा है अपना यहाँ पे जो है, ठीक है, अब यहाँ पे अपना है ठीक है, ओके 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 ओके, अरे रे 1 मिनट, शट, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज़ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, नंबर पढ़ लिए, पहले तो पढ़े क्या होता है क्या नहीं होता है, व्हाट इज़ व्हाट, फिर हम लोग पढ़े नंबर क्या होता है, हाउ मैनी, फिर हम लोग पढ़े कि पैटर्न क्या है, व्हाट, ठीक है। तो पैटर्न में बात करेंगे तो कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन का पैटर्न क्या क्या है। एक पढ़ा लैटिट्यूडनल, पहला हम लोग है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ देखिए लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में जब देखते हैं तो क्या है, द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या है ये बराबर यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इट शो एन अनइवन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारा ग्रुप ऑफ प्लांट में इंटरेस्टिंग डाइवर्सिटी यानी अलग एक कुछ विचित्र प्रकार का डाइवर्सिटी, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब सबसे मेजर क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है ना। मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, अर्थ में जो होता है ना, अब मैप में देखोगे 23.0 10.2 10.5 ऐसे में एक मेजरमेंट दिया हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे ये, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन इज इन जनरल, ठीक है, पॉइंटर, in general the species diversity decreases as we move from
इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल्स, ठीक है। ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, इसका पोल, ये इसको बोलते हैं पोल्स, इसको बोलते हैं इक्वेटर। रीपोर्ट टोटल क्या अपना, ये अपना अर्थ है, ठीक है। हम लोग यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट होते हैं ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो क्या होता है, डाइवर्सिटी कम हो रहा है। तो ये ऐसा एक ट्रेंड ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग का स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो पाया जा रहा है वो समझ लो 2 मिलियन है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 लाख हो जाएगा। 2 मिलियन मतलब होता है 20, दो नहीं सॉरी, यहाँ पहुँचते 2 लाख हो जाएगा। यहाँ अगर 2 मिलियन है यानी कि 20 लाख है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 लाख हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ऐसे ये एक एग्जाम्पल समझने के लिए बताया हूँ, ठीक है ना। In general, the species diversity decreases as we move from equator towards the poles, ठीक है ना, with very few exceptions. Tropic latitude range 23.5 north to 22.5 south harbors more species than temperate और polar regions. मतलब टेम्परेट रीजन से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस कम होता है, यानी ठंड वाला एरिया है, वहाँ से ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होता है स्पीशीज़ का नंबर, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज़ 105 स्पीशीज़ एंड ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज़ ओनली 56 स्पीशीज़, समझे। तो ये बता रहा है कि कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में ही है, उस बस 1400 स्पीशीज़ है। न्यूयॉर्क जो कि थोड़ा सा पोल तरफ आता है, ठंड वाला एरिया, जहाँ पे 105 स्पीशीज़ है। ग्रीनलैंड और एकदम मेन मतलब पोल्स में आता है, ठंड वाला इलाका है ना, अंटार्कटिका वाला रीजन में, तो 71 डिग्री वहाँ सिर्फ 56 स्पीशीज़, ठीक है। इंडिया विथ मच ऑफ इस लैंड इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ दी बर्ड्स, ठीक है। अब समझ में आया क्या होता है, समझ में आया? मतलब जब हम लोग ट्रॉपिकल रीजन, हम लोग इंडिया यहाँ पे होता है, इसके यहाँ कहीं है, ठीक है ना, तो ये अपना इक्वेटर है और ये अपना पोल है। इक्वेटर में जो होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है ना, और सॉरी टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, सॉरी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और पोल्स को बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल में क्या है, वेरिएशन ऑफ सीजन्स ज़्यादा है। टेम्परेट जाओगे ना अंटार्कटिका, वहाँ पे मात्र ठंड रहता है, हमेशा ठंड ही रहता है, तो वहाँ नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम है। जबकि हमारे इंडिया में कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है ना, तो इतना वेरिएशन है। तो यहाँ सीजनल वेरिएशन तो जेनेटिक वेरिएशन को प्रमोट करता है, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है ना। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर एक फॉरेस्ट का नाम है, हैज़ अप टू 10 टाइम्स मोर स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एंड इक्वल इन द ऑफ इक्वल एरिया इन ए टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। मतलब जो टेम्परेट में अगर एक फॉरेस्ट कंपेरिजन करते ट्रॉपिकल से, तो ट्रॉपिकल में ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ठीक है। वो द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन दी अर्थ। तो अमेरिका में बहुत सारा क्या है, रीजन है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका जो ठंड वाला एरिया है, और साउथ अमेरिका में थोड़ा सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब इंडिया टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है। और ये हो गया। फिर उसके हम लोग का है ठीक है, द ग्रेटर अमेजोनियन इन द साउथ अमेरिका हैव द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, ठीक है, ये भी हो गया अपना। फिर उसके बाद है इट्स होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ, अमेज़ोन के बारे में बात करें, अमेज़ोन फॉरेस्ट में 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, 3,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेस, 1300 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड 427 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स एंड 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। सिर्फ अमेज़ोन के बारे में इतना स्पीशीज, ठीक है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट दीज रेन फॉरेस्ट इन दिस देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड। मतलब अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जहाँ पे 40,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस एंड 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। वहाँ पे अभी भी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख स्पीशीज़ अभी भी डिस्कवर्ड होना बचा हुआ। किसका स्पीशीज़, इंसेक्ट का स्पीशीज़, ठीक है। फिर दूसरा एक पैराग्राफ है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट अकाउंट फॉर ग्रेटर डाइवर्सिटी। Ecologists and evolutionary biologists have proposed a hypothesis. Some important one are, ठीक है, speciation is generally a function of time. Unlike temperate region subjected to frequent glaciation, tropical have remained undisturbed for millions of years and thus a long evolutionary time for
स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स, ठीक है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स, ठीक है, लेस सीजनल एंड रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, समझ में। मतलब यहाँ पे ठंड भी जो होता है, गर्मी भी होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, और अलग अलग क्लाइमेट क्या है, प्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि कभी भी, जैसे कि आप अचानक से बर्फ़ पड़ गया, अचानक से गर्मी हो गया, अचानक से ऐसा ऐसा होता है ना ठंड वाला क्लाइमेट। बट यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सीज़न होता है ना, और अलग अलग सीज़न होता है, तो और अलग अलग सीज़न प्रेडिक्टेबल है कि गर्मी के बाद पक्का है कि ठंड आएगा, ठंड के बाद पक्का है कि बारिश होगा, सॉरी ठंड के पक्का है गर्मी आएगा, फिर बारिश होगा, फिर ठंड आएगा, है ना, ऐसा होता है हमारे इंडिया में। तो ये प्रेडिक्टेबल चीज़ है ना, तो वहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं होता, ठीक है, ये एक पॉइंट था। सच कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट निक स्पेशिएशन, निक स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो समझ में, तो हमारे इंडिया जो कि एक ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिक्स, ठीक है, उस वहाँ पे सीजन्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, कांस्टेंट एंड लेस अनडिस्टर्ब है थोड़ा सा, मतलब चेंजेस होता है, मैं पहले बोला चेंजेस होता है, इसलिए यहाँ पे मतलब अलग 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 क्लाइमेट में क्या है, गैप है, और प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। ये देर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी दैट माइट कंट्रीब्यूट टू, मतलब ये दो प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे सीज़न, बहुत सारा सीज़न होता है, और हर सीज़न जो होता है फिक्स टाइमिंग में होता है, जबकि अमेरिका में कभी भी स्नोफॉल हो गया, कभी भी ठंड हो गया, कभी भी स्नोफॉल हो गया, कभी बारिश हो गया, कभी ये हो गया, कभी हो गया। तो वहाँ पे क्या है, उतना उतना क्या नहीं है, उतना कॉन्स्टेंसी नहीं है, और जो स्पीशीशन एक फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। दूसरा दूसरा इन लोग हाइपोथेसिस बता रहे हैं कि वहाँ पे मे बी सोलर एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा ठीक है, ये समझ में आता है चीज़ कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड क्या है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका, जो कि थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, वहाँ पे स्पीशीज़ का इतना हाई नंबर ऑफ डाइवर्सिटी, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। ठीक, इंडिया में फिर एक यहाँ पे रिविज़न करवा रहा हूँ। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या खासियत है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट खासियत ये है कि वहाँ पे ठीक है, लेस ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर अनलाइक टेम्परेट लेस सीजनल, ठीक है, लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है ना, ऐसा है। मतलब इतना इतना वो नहीं है कि हमेशा एक विंटर सीजन लॉन्ग सीजन, ऐसा नहीं है, कम सीजनल है बस, सीजन्स वहाँ बहुत कम होता है, यानी कि ड्यूरेशन कम होता है, ठीक है ना, ऐसा है। ओके, समझ आया। अब दूसरा पॉइंट है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग द पायोनियरिंग एक्ट, ठीक है। अब स्पीशीज़ का जो एरिया में रिलेशन है, कुछ कुछ एरिया में स्पीशीज़ ज़्यादा होगा, उसका रिलेशनशिप है। पहले हम लोग लैटिट्यूड एंड ग्रेडियंट पढ़ लिए, अब दूसरा है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। तो ये नाम जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जुड़ा हुआ है स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्व, ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा था वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ रहा था, बट ओनली टू, लेकिन सिर्फ एक लिमिट है तक। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज इन एरिया फॉर a wide variety of taxa, angiospermic plant, birds and bats and freshwater plant, fishes turns out to be a rectangular hyperbola ऑन, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था ये वाला, है ना, इस प्रकार का हाइपरबोला है, इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है। ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप बिटवीन द करेक्ट लाइन इज ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्कवर्ड बाय log s is equal to log c plus log a, where log s is species richness, log c is equal to y equal to intercept, z is the slope of the line regression coefficient, ठीक है ना, z is the slope of the line and it is called as regression coefficient, ठीक है ना। तो मतलब अलेक्जेंडर वॉम हम्बोल्ट बोला कि जैसे जैसे एक स्पीशीज़ ऑफ एरिया बढ़ता है वैसे वैसा क्या होता है कि स्पीशीज़ एरिया इंक्रीज़ होता है, लेकिन एक सर्टन नंबर के बाद क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देख रहे हो यहाँ पे लाइन कैसा हो रहा है, यहाँ ये ग्राफ है, ठीक है, अभी ग्राफ है, अभी ग्राफ में यहाँ से जैसे मतलब एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ा, फिर मैंने कांस्टेंट होगा, है ना, ये ऐसा ये वाला ग्राफ, ठीक है। लेकिन इसको जब लॉग में कन्वर्ट किए तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रहा है, समझे, ओके, ठीक है। इसमें लॉग सी क्या इंटरसेप्ट है, लॉग सी इंटरसेप्ट है, और जेड 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 लॉग सी प्लस जेड लॉग है, एंड जेड इज कॉल्ड एज रेग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना, ओके, इतना ही है। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ जेड दैट इज रेग्रेशन कोफिशिएंट इन द रेंज ऑफ 1.0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप इन वेदर प्लांट इज इन ब्रिटेन और कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क।
द स्लोप्स ऑफ रेगुलेशन लाइन्स आर अमेजिंगली सिम, बट यू एनालिसिस दी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एरिया में करोगे तो ये जो लाइन है ये कॉन्स्टेंट इसी में, बट यू दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग द वेरी लार्ज एरियाज लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, वैल्यू ऑफ जेड इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0, मतलब ये जो लाइन जो जेड जो जेड है ना, ये जेड इसका थोड़ा और स्टीपर हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा और कम हो जाता है, ठीक है। For example, for fungivorous, frugivorous birds, mammals in the tropical of the slope is found to be 1145. What does steeper slope का मतलब क्या होता है, और एक कम झुका हुआ slope, ठीक है, झुका हुआ जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये ओके। अब यहाँ पे थोड़ा और चीज़ बता हुआ, द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब समझे, व्हाट डज द स्टीपर स्लोप मीन इन द कंटेंट, वैल्यू क्या हो रहा है, टू बी मोर स्टीपर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमी ग्रुप, कहाँ गया, द स्लोप रेगुलेशन अमेजिंगली से बढ़िया एनालिसिस, यू विल फाइंड द स्लोप टू मच स्टीपर, जेड वैल्यू इन द रेंजेस ऑफ 0.6 to 1.2, ठीक है, 0.6 to 1.2, जो कि नॉर्मली जो होता है 1.1 से 0.2, लेकिन थोड़ा और स्टीपर हो जाता है, ठीक है, जेड का वैल्यू स्लीपर, ठीक है, तो जेड का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, ठीक है, डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, और इतना नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हमारे इकोसिस्टम को फंक्शनिंग में काम आता है कि नहीं आता है। द क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन गिवन एन डेफिनेट, इस क्वेश्चन का आंसर इकोलॉजिस्ट भी नहीं दे पाए, इसका मतलब ये। For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than with less species, समझ में। जितना ज़्यादा स्पीशीज़ होगा उतना ज़्यादा स्टेबल वो कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी मतलब असेंबलेंस ऑफ मोर एंड मोर स्पीशीज एंड जीनस, ठीक है ना। व्हाट एग्जैक्टली द स्टेबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी मतलब होता है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। It must be either resistant or resilient to the occasional disturbances from nature or man-made, और it must be resistant to invasion by alien species, ठीक है। एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि अलग स्पीशीज़ को किसी एक एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्टेबल स्पीशीज़, तो वो मतलब कम्युनिटी स्टेबल होता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ स्पीशीज़ होता है, ठीक है। वी डोंट नो दैट दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू कम्युनिटीज़, रिचनेस इन कम्युनिटीज़, ठीक है। बट डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। डेविड टिलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है, टिलमैन फाउंड दैट द प्लॉट विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि स्टेबल स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज़ जिसका एनुअल प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और अगर ठीक, और जो डिस्टर्बेंस को रजिस्ट करेगा, यानी कि डिस्टर्बेंस को सह लेगा, चाहे वो मैन मेड है चाहे नेचुरल मेड है, जो एलियन स्पीशीज़ अगर वहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो स्टेबल स्पीशीज़ वो होगा जिसमें ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और उसका डेविड टिल्डमैन भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि जितना ज़्यादा स्पीशीज़ था एक कम्युनिटी में वहाँ पर उतना कम वेरिएशंस पाया गया था, ठीक है। ही ऑल्सो शोड दैट हिज प्रोडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस टू contributed increased diversity and higher productivity. Increased diversity show higher productivity. Increased diversity show higher productivity was stated by David Tildeman. Although we may not consider the completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know that how to realize that species that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for its survival of the human race on the earth. planet का भी imperative है, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम या कम्युनिटी का ही हेल्प नहीं होता है डाइवर्सिटी या नंबर ऑफ स्पीशीज़, पूरा ह्यूमन रेस का एक्सिस्टेंस में ही ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एट ए टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग रेट, वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर इफ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ द ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स शो मोर डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, एक किसका एग्जाम्पल था, ये हम लोग का था स्पीशीज रिचनेस का एग्जाम्पल था, ठीक है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड, इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज ऑफ एंट इन आवर, कैसे ये हो, ठीक है। तो ये हम लोग खुद से पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उससे दूसरा है, देर इज़ नो आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन बट वी कैन डेवलप प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी द रिवेट प्रॉपेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अगर तो हम लोग यहाँ तो समझे
तो यहाँ तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर डाइवर्सिटी कम होता है तो हम लोग को बहुत इफेक्ट आएगा। तो कुछ वेस्टर्न थिंकर लोग सोच रहे हैं कि क्या एक स्पीशीज़ के कम होने से कुछ प्रॉब्लम होगा, क्या 20,000 में से 15,000 बच गया है तो कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा। तो इसका तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बोला कि ये पूरा क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर तो या करेक्ट आंसर तो अपने पास नहीं है, बट इसको हम लोग एक हाइपोथेसिस से समझेंगे, और वो हाइपोथेसिस का नाम है रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, और जो कि स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक नाम का साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिक, समझ लो ये बात को। तो वो क्या बोलता है कि एक एरोप्लेन में है, एक एरोप्लेन लिए, और उस एरोप्लेन को इकोसिस्टम मानते हैं। ऑल पार्ट्स ज्वाइन टुवर्ड थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स मतलब क्या है, ये अपना क्या बोलते हैं, नट एंड बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट जो ना उसको रिवेट्स मानना है। तो वो एरोप्लेन यानी कि इकोसिस्टम बहुत सारे नट बोल्ट और पार्ट्स को मिलकर बना है। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन ए स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट, पॉपिंग नट, एक नट निकालता है, अगर उस एरोप्लेन जो कि जिसको हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम मान रहे हैं, वो उसमें ट्रैवल करने वाले पैसेंजर वह प्लेन से एक एक नट बोल्ट ले जा रहा है ना, अलग अलग पैसेंजर ले जा रहा है, तो क्या होगा, टू कॉजिंग स्पीशीज टू बिकम, मतलब एक नट बोल्ट लेके गया मतलब क्या हुआ, हम लोग का जो एक्सप्लेनेशन की तरफ से एक स्पीशीज़ को लेके गया तो एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गया। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इनिशियली, मतलब समझ, तो इनिशियली कुछ नहीं होगा अगर एक स्पीशीज़ कम हो रहा है, यानी कि एक नट बोल्ट अगर कम हो रहा है, अगर फ्लाइट से एक नट बोल्ट हट कम हो रहा है तो इनिशियली कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, बट मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फर्दर मोर व्हेन रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी critical. Loss of rivets on the wing, key species that drive the ecosystem functions, is obviously a more serious threat to flight safety, and loss of rivets on the seat or window inside the plane, समझे। तो की स्टोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होता है जो मेन स्पीशीज़ होता है, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स का वो करता है ना, सर्वाइवल में हेल्प करता है। अगर एक मेन रिवेट यानी कि मेन स्पीशीज़ को अगर एक पैसेंजर उठा के ले गया यानी कि एक्सटेंड कर दिया, तो पूरा प्लेन का फंक्शनैलिटी यानी कि पूरे इकोसिस्टम का फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो है हाइपोथेसिस पॉल एहरलिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी बुक्स है वो पढ़ने का है वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हम बुक्स को ले सकते हैं। 12th के लिए अलग से है और नीट के लिए अलग से बुक्स जो भी रिकमेंडेड बुक्स वहाँ लिखा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम पे या भीम यूपीआई पे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।